साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया वाली चली हुई है। बाकी आप सब बताएं अपनी तैयारी के बारे में, कैसी चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और उम्मीद है आप सारे विषयों को बिल्कुल बढ़िया तरह से कंप्लीट करने के बाद में एक बेहतर रिवीजन करते होंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात यहाँ और कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा आज क्लास में देखा था मैंने कल की में कि एक बच्चा था बड़ा घबराया हुआ, पूछता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ऐसा सवाल सभी के मन में उठता ही होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मतलब एक जायज़ सवाल है जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका एक जवाब है कि एक निश्चित मात्रा में किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप उस स्तर तक की मेहनत कर रहे हैं, फिर ज़रूर 101% गेंद आपके पाले में होगी। और कोई ऐसा नहीं कि जो आपको रोक सके सिलेक्शन लेने से। और खैर, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रूर हम लोग सफल होकर लौटेंगे और हम मिलकर सफल होंगे। बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि यार, ये मतलब बड़ा कॉमन सवाल है। खैर, जब मैं भी तैयारी करता था मेरे भी मन में आता था, उस बच्चे के मन में आया तो सभी के मन में आता ही होगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ में साझा करूं। बिल्कुल भी इस बात को लेकर कभी भी चिंता मत किया करो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप सब बस अपनी मेहनत करते जाइए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाइए। आप ज़रूर एक दिन सफल होकर लौटेंगे। चलिए भैया, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ नौशाद भाई। आशा है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, एकदम शानदार, बेहतर, जिंदाबाद होंगे। तो बताइए जी, कल की क्लास का रिवीजन कर लिया है सब कुछ? कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, आपको याद हो तो? कल हम लोगों ने सीखा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इसका सूत्र क्या होता है, और स्मॉल जी की जो स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और उसका सूत्र क्या होता है। बस हमने यहाँ तक की कहानी सीखी थी। उसके बाद आगे जो आज हम चलेंगे वो चलेंगे कि जी की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है। तो कल तक हमने जो सीखा था एक बार फटाफट हम सब करिए जी, ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें मैंने याद कर ली हैं जो आपने कल बताई। और अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने को। बताइए बताइए। शिवम बाबू, उसके हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, जो उसका लेवल है बिल्कुल हो जाएगी, निश्चित तौर पर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक हमने कंप्लीट कर लिया था ना। चलिए, अब देखो, लास्ट जो हमने छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ये होती है जी एम बटे आर का स्क्वायर। जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो है जी एम बटे आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि एम क्या था। अच्छा बताओ, एम क्या था इसमें, फटाफट से बताओ तो मैं जानूं कि हाँ, आप सभी अच्छा रिवीजन करके आए हैं। और आर मैं आपको बता दूंगा। चलो, एम आप बता दो, आर मैं बता दूंगा। वैसे तो ये त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, या केंद्र से उस जगह की दूरी को हम आर कहा करते थे। बाकी एम आप लोग बताइए, देखें तुम लोग रिवीजन करके आए हैं या नहीं। प्लास्टिक शीट? भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, प्रैक्टिस के लिए। हाँ भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो ये मास हुआ करता था, द्रव्यमान हुआ करता था। और किसका द्रव्यमान हुआ करता था? अबे तुम तो सारे के सारे हो अंग्रेज हो रहे हुए हैं, हिंदी वाले भी मास कह रहे हैं, वाह भाई वाह। तो ये मास हुआ करता था, और मास किसका होता था? इस ग्रह का, इस स्फेयर का। तो ये हो गया इसका मास। अब देखिए, क्या ऐसा है कि ये जो केंद्र से दूरी है, आप इसको त्रिज्या मत कहिए। देखो, त्रिज्या होती है गोले की। क्यों? क्योंकि वो केंद्र से कहीं भी आप चले जाओ हर जगह समान होती है। देखिए ध्यान से सुनना कि ये अगर एक गोला है और आप इसके परिधि पर केंद्र से कहीं भी देखेंगे तो ये दूरी बराबर है। ये दूरी हर जगह आप देखो बराबर है। तो इसको आप त्रिज्या कह सकते हो, लेकिन इसको त्रिज्या आप नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ ये मान लो कम है, अब देखो थोड़ी सी ज़्यादा हुई, अब देखो थोड़ी सी और ज़्यादा हुई, और यहाँ देखो ये सबसे ज़्यादा हो गई। तो इसको आप कहोगे केंद्र से दूरी। तो अगर आप यहीं देखें, अगर आप यहीं देखें, यहीं पर मान लो एक वस्तु रखें, या यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, तो हर एक वस्तु की केंद्र से अलग अलग दूरी है, सेंटर से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है। अगर दूरी बदलेगी, भाई चूंकि जी का मान
आर पर निर्भर करता है। अगर ये बदलेगी तो निश्चित तौर पर ये बदलेगी, 101% बदलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं कि जी मैं तो पृथ्वी को छोड़ के ना और चंद्रमा पे जा रहा हूं, और चंद्रमा पृथ्वी से हल्का है, तो अगर द्रव्यमान बदलेगा, ये बदलेगा तो डेफिनेटली ये बदलेगी। हाँ, ये तो कभी भी नहीं बदलता। तो जी का मान बहुत सारे तरीके से बदल सकता है। आप हमेशा जानना चाहते हैं बड़े जी में और छोटे जी में एक अंतर बताइए, तो एक प्रमुख अंतर दोनों के बीच में है कि बड़े जी का मान तो कभी नहीं बदलता, लेकिन छोटे जी का मान बहुत सारे तरीकों से बदलता है। तो आज की पूरी क्लास में हम यही देखेंगे कि छोटे जी के मान में किस किस तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। एक बार दिल बना के मारो, दिल फेंक के मारो, अगर समझ में आ गई हो मेरी बात कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं कि छोटे जी के मान में किस किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। तो लिखेंगे आप सभी लोग, हेडिंग डालेंगे जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। आइए जरा देखा जाए एक बार किस तरीके से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होते हैं। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन, परिवर्तन नंबर 1, अभी हमने क्या देखा कि पृथ्वी पर ही केंद्र से दूरी बदलने के साथ साथ जी का मान बदलता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट की दूरी देखेंगे तो वो अलग अलग है केंद्र से, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। अच्छा, रियली में पता है हम कैसे बात कर रहे हैं? रियली में हम ऐसे बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी है। अच्छा जी, इतना तो सबको पता है मालिक कि आप इसकी सतह पर रहते हो। ये सारे देश हैं, महासागर हैं, ये सारे के सारी जगह, और आप कहीं भी रहते होंगे यहाँ। अब अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं या नीचे की तरफ आए तो हर जगह, हर देश में, हर बिंदु पर जी का मान अलग है। क्या मेरे लिए ये संभव है कि मैं हर जगह जी का मान याद रख पाऊँ? ये नहीं, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो एग्जामिनर भी ऐसा नहीं कहता। एग्जामिनर भी एक बात कहता है, वो चाहता है कि भाई तुम बस यहाँ याद रख लो पृथ्वी पर, और बीचों बीच में याद रख लो, बिल्कुल बीचों बीच में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ भी याद रख लें, यहाँ भी, यहाँ भी, हम केवल यहाँ याद रख लेते हैं और यहाँ याद रख लेते हैं। तो अगर आप मान निकालो, वैल्यू कैलकुलेट करो, कौन से फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। वो हम नहीं करेंगे कि वैल्यू वैल्यू रख के पूरा बताएं कहाँ से आया कैसे आया। अगर पूरे मान रख के हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ध्रुव, इसको भी और इसको भी, ऊपर भी और नीचे भी, इन्हें क्या बोलेंगे हम? पोल्स बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, इनको क्या बोल दिया हमने? ध्रुव बोल दिया, पोल्स बोल दिया। तो पोल्स पर जो जी की वैल्यू होती है, एक सेकंड, हाँ, पोल्स पर जो जी की वैल्यू होती है भैया जी, ये होती है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पोल्स पर जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे और कहाँ पूछेगा? आपसे पूछेगा यहाँ बीचों बीच में बता दो भाई, पृथ्वी के हर जगह बीचों बीच में, और यहाँ पर सेम रहती है, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ होगी, अगर हम बिल्कुल बीचों बीच की बात कर रहे हैं, आपको एक रेखा नजर आ रही होगी, ये बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, तो इस रेखा पर हर जगह वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, हर जगह मान क्या होता है? समान। और इस रेखा को हम या तो भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो इस लाइन को या तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा या बोलेंगे विषुवत रेखा, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा इक्वेटर। ठीक, तो ये हो जाएगी जी इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि या तो भूमध्य रेखा कह दीजिए, या आप इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो पूरी विषुवत रेखा पर अगर आप वैल्यू देखें, मतलब ये तो पूरी हो जाएगी ना पीछे तक घूम के आके, तो कहीं भी इस पे जो वैल्यू होती है वो होती है जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको लगभग में हम 9.8 भी कह देते हैं। वैसे तो ये 9.8 एक होती है, बट लगभग में हम इसको क्या कह देते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह देते हैं। अब देखिए सवाल कैसे बनेंगे। सवाल सीधा बनेगा, पूछेगा कि बताइए जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है? तो जी 10 होता है। जी का मान 10 कहाँ होता है? जी ध्रुवों पर होता है। जी का मान 9.8 कहाँ होता है? इक्वेटर पर।
जी का मान इक्वेटर विषुवत रेखा पर कितना होता है जी? 9.8 होता है। 4 सवाल बन गए। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में आपसे कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? आप ही बता दीजिए क्या परिवर्तन होता है। अगर एक व्यक्ति ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाता है तो जी के मान में परिवर्तन, यानी कि वो पूछना चाहता है कि जी का मान घटता है या बढ़ता है। फटाफट से बताइए, जी का मान घटता है या बढ़ता है, बताइए। तो जी के मान में चेंज होंगे। मैं तब तक यहां लिख देता हूं कि ध्रुवों पर जो जी का मान है, ध्रुवों पर यानी कि ऑन पोल्स, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विषुवत रेखा या इसी को आप भूमध्य रेखा कहते हो, यानी कि इक्वेटर। तो इक्वेटर पर 9.81 और लगभग में 9.8 मान लेते हैं। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे तो क्या कहोगे? आप कहोगे डेफिनेटली कहोगे घटता है। अरे यार सौरभ, इंक्रीज होता है। अब भी गलत उत्तर करोगे भाई। मुझे बताओ, एक वैल्यू 10 से 9.8 हो गई तो ये घटी या बढ़ी? सबको दिख रही है, सबको दिख रही है घटी, तुम्हें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ आंखों के सामने है, फिर भी हमें गलती करनी है भाई। क्यों करनी है? तो हर चीज को देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज को ना लिखने की जरूरत ना रटने की जरूरत। ये अलग से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम छोटी छोटी हर एक बात को लिखें। भाई दो बात हमने उसकी जो आत्मा है उसको समझ लिया, फिर उससे आधारित सभी प्रश्न हम बहुत आराम से बनाते हुए चलेंगे। अब देखिए, और वो सवाल कहने लगे कि बताओ विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, तो हर बच्चा कह देगा यार बढ़ता है। क्यों इसको अलग से हम लिखें, क्यों इसको हम अलग से रटें? उसके अलावा अगर वो बहुत भी कंफ्यूज करने की तुम्हें कोशिश करेगा, बहुत मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या कहेगा सुनिए। वो कहेगा कि एक व्यक्ति, देखिए इसको बोलते हो उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हो दक्षिणी ध्रुव। एक व्यक्ति विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाता है, अपने जी के मान को बढ़ा हुआ पाता है। तो अगर वह दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगा तो बच्चा सोचता है यार उत्तरी ध्रुव पे जाएगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो दक्षिणी ध्रुव पे जाने पे घटना चाहिए, ऐसा सोच सकते हो आप। मतलब जनरली ऐसा ही लगता है सोचने में, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप चाहे उत्तरी ध्रुव पे चाहिए, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव पे आइए, मान बढ़ता ही है दोनों साइड, कहीं भी नहीं घट रहा है। जरा बताएंगे एक बार? हाँ जी क्लियर है, मुझे समझ में आ गया। फटाफट हम सब बताइए। होली की छुट्टी कब से है? अरे भैया आज ही होली की छुट्टी करनी है क्या यार? कैसे, बिल्कुल इस बार कोई खतरनाक प्लान है क्या? एक एक बुग्गी भर के रंग ले लेंगे और पूरे गांव को रंग देंगे, ऐसा कुछ विचार है क्या? होली की छुट्टी मोस्ट प्रोबेबली 3 और 4 तारीख की रहेगी। 2 दिन आपकी क्लासेस बंद रहेंगी, 3 और 4 को। सभी के कमेंट मेरे पास आते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी के कमेंट आते हैं। हाँ अरे अभी से बिल्कुल होली का प्लान मेरा भाई सेट सेट कर रहा होगा कि जितने दिन की छुट्टी होंगी उस दिन तबाही मचानी है। पूरा एक एक मिनट का प्लान रहेगा कि 3 तारीख को ये करना है, 3:30 बजे ये करना है, 3:15 बजे ये करना है, 2:30 बजे ये करना है। चलो चलो, खैर ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, अच्छा है। वर्ष में एक त्योहार आता है, पूरी साल भर का त्योहार है, बढ़िया है। अपने घर वालों के साथ जरूर एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, वर्दी के साथ होली मनानी है अगले साल यार। देखो खैर ये बात तो अलग ही होती है। मतलब मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि तैयारी करने वाले बच्चे के जीवन में ना सिलेक्शन वाले दिन से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता, और सिलेक्शन वाले दिन से पहले भी कोई उत्सव नहीं हो पाता है, अगर मैं सही हूं तो। कितने भी त्योहार आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब वो मज़ा नहीं आता, मन नहीं करता है। छुपते छुपते से फिरते हैं सभी से, बड़ा मन है हंसने 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 का, सभी के साथ बातें करने का, घर वालों के साथ। लेकिन पता है, हम तुम लोग तो यार वैसे भी गांव देहात से निकले होते हैं ना, ऐसे किसानों वाली बैकग्राउंड से हैं, लोअर मीडियम फैमिली से निकले होते हैं, तो हम तो अपने माँ बाप के पास बैठ के बात भी नहीं कर पाते, इसलिए कि हम सफल नहीं हैं। जबकि इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, सफल भी एक दिन हो जाएंगे, लेकिन माता पिताजी से बैठ के बात करने में क्या समस्या है? लेकिन नहीं हो पाता हम लोगों से। हमें पता, मतलब बस ऐसा लगता है कि अभी हम कुछ भी कहेंगे
तो हमारी बातों को ऐसा लगेगा जैसे अजी कितना बोल रहा है, जिंदगी में कुछ किया है नहीं, अपने अंदर ही आता रहता है, कोई सोचे ना सोचे, अपने मन से ही लगता रहता है। बस ऐसा लगता है कि यार जल्द से जल्द सफल हो जाएं, तब बैठ के इनके बारे में सोचा जाए, इनसे पूछा जाए, बताओ तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है, क्या चाहते हो, मन करता है इनका ये काम छुड़वा दूँ वो छुड़वा दूँ, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं हूँ। खैर, मैं समझ सकता हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के जीवन में जो सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है, उसकी तो होली दिवाली उसी दिन होती है जिस दिन वो सफल होता है। खैर, कर रहे हैं मेहनत, सभी सफल होंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। देखिए यार, ये सब एक पार्ट है तैयारी के बीच में। जैसे आपको मैं कहता हूँ कि आप कंसेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, वैसे ही ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक पार्ट है। ये जो आप प्रेशर झेल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ है हूँ। आप एक सोशल प्रेशर झेलते हैं, सामाजिक दबाव, तमाम लोग बस एक सवाल पूछते हैं, भैया कैसे नहीं हुआ, यही करता रहेगा क्या? जैसे कोई मैं तो ट्यूशन पढ़ाया करता था अपनी तैयारी के साथ में, तो मेरे से यही सवाल होने लग गए थे कि क्या ज़िंदगी भर इसी में रह जाओगे? और मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर का, बहुत पास-पास के लोग, मेरे मेरे बहुत ख़ास दोस्तों के घरवालों तक ने मुझे एक बार ये कहा था। मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात को सुन के, लेकिन मैं कुछ कभी कह नहीं पाया था उनसे। मतलब वो बहुत समझदार थे मेरी नज़र में। जैसे मान लीजिए दोस्त के पिताजी हैं, तो मेरी नज़र में वो बहुत समझदार थे। मैं उनको, और खूब बुजुर्ग हैं, और मैं उनके पास जब दोस्त के घर जाया करता था तो बैठ के आया करता था। मुझे अच्छा लगता है बुजुर्गों के पास बैठना, पुरानी बातें सुनना, कुछ सीखना, उनके अनुभव से समझना। लेकिन उन्होंने भी एक दिन ये कह दिया, मैं तो ट्यूशन पढ़ाया करता था, उनका बेटा लगा हुआ था पुलिस में, तो उन्होंने कह दिया था कि कैसे भैया, क्या ज़िंदगी भर ट्यूशन ही पढ़ाता रहेगा क्या? इस तरीके की, मतलब दिल के पार निकल जाती हैं यार ये बातें। बट कर भी क्या सकता है बेचारा, एक तैयारी करने वाला लड़का तो किसी को जवाब भी नहीं दे सकता। उसको पता है कि पता चला यार, अगर नहीं सिलेक्शन हुआ इस वाली भर्ती में तो और टोंट मिलेंगे और ताने मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं, झेलते रहिए, सुनते रहिए, सारी बातों को समझते रहिए, लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए। उन लोगों को जरूर याद रखना जिन्होंने आज आपको सपोर्ट किया, जो आज आपके खराब समय में भी ये कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अरे तू कर लेगा यार, कोई बात नहीं तू कर लेगा। उन लोगों को जरूर याद रखना, उनका साथ जिंदगी में कभी भी मत छोड़ना। चलिए कोई बात नहीं, सबका हो जाएगा, सब करेंगे। चलिए भैया जी, तो ये हो गया जी के मान में परिवर्तन कहाँ हो गया, ध्रुवों पर हो गया, विषुवत रेखा पर हो गया, इससे बनने वाले तमाम सवालों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे चलें। अब देखिए और जी का मान कैसे बदल सकता है। एक मैं बड़ा फेमस एग्जांपल लेता हूँ, इससे अच्छा समझ में आ जाता है, थोड़ा क्लास का माहौल भी थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा। आ जाओ हंस खेल के बात करें, माहौल गंभीर हो गया क्लास का, है ना। देखिए, एक चिंटू और चिंटी जी हैं, और उनकी हो गई है शादी, लेकिन चिंटी जी की नाराजगी है चिंटू जी से। वो कहती हैं जी, तुमने शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे किए, तुम तो यूँ कह रहे कि आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में, तुम तो हमें कभी भी ना ले गए तारों के शहर में। तो आज चिंटू जी चिंटी जी को खुश करने के लिए तारों के शहर में लेकर जा रहे हैं। अब तारों के शहर में कैसे जाएंगे? तारों के शहर में आप जमीन से ऊपर आसमान में जाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर चला जाए, एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर चला जाए, तो उसके जी की वैल्यू में क्या परिवर्तन होते हैं? आओ जरा देखें। देखिए जी, ये है पृथ्वी, और आप इसकी सतह को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं चिंटू और चिंटी जी, तो चिंटी जी कहती हैं, ए चिंटू जी, हमें तो अपना वजन घटो घटो सा लग रहा हो कुछ। अच्छा, आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मैं आपको फीलिंग बता देता हूँ वजन घटने पे कैसा लगता है। आप कभी उस बड़े से झूले में बैठे हो, बकेट वाले झूले में, जिसमें बैठ के एकदम से वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, या नाव वाले झूले में बैठे हो, तो उसमें जैसे ही आप एक बार नीचे जाते हो ना, तो ऐसा लगता है खाली खाली सा, कि पेट में जैसे कुछ नहीं है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है, ऐसा महसूस हमें होता है। या कभी आप लिफ्ट में बैठे हों, जब लिफ्ट नीचे आती है तब ऐसे घटा घटा सा लगता है हमें, जैसे हमारा शरीर हल्का सा हो गया है। तो इस बात को बोलते हैं आपका वजन घट रहा है। एक्चुअल में नहीं घट रहा है, बस वो आभासी है, आभास हो रहा है उसका, एक्चुअल में नहीं है। तो जब चिंटी जी ऊपर पहुंची तो चिंटी जी को ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने चिंटू जी को बताई। चिंटू जी ने कही, जब तो तुम मेकअप में लगी रह मई, धर्मेंद्र भैया कितने अच्छे से बतावे कि जब ऊपर जाओगे, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाओगे, तो जी का मान घटेगा। देखिए, जी का मान घट रहा है, इसलिए ही आपका भार भी घट रहा है। आप एक बात याद रखना कि जो भार है ना, आपका वजन, वो सीधा जी के मान से कनेक्ट है। जहां पर जी का मान बढ़ेगा भार बढ़ेगा, जी का मान घटेगा भार घटेगा। जहां जी का मान जीरो होगा आपका वजन जीरो हो जाएगा। वो सीधा जी के मान से कनेक्ट है। तो चिंटी जी ने कही, अच्छा तुम्हारे सर ने यूं भी बताइए कि ये जीरो कहाँ हो जाएगा? अगर घट रहे हैं ऊपर जाते जाते,
तो कितनी ऊपर चलें कि ये 0 हो जाए हमारा वजन? तो चिंटू जी ने कहा हाँ बिल्कुल बताई है। अगर तुम इनफाइनाइट हाइट पे पहुंच जाओ, कहाँ पहुंच जाओ? इनफाइनाइट हाइट पे, यानी कि अगर तुम अनंत ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वर्क भी क्या हो जाएगा? सॉरी, वेट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका वजन भी 0 हो जाएगा और जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम कहाँ जी की वैल्यू में चेंज पढ़ रहे हैं? पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर भी पढ़ेंगे। ये दोनों समझ गए आपको? अब चलो, चिंटू और चिंटी जी लौट के आ गए। अब अगले दिन फिर से चिंटू जी कहें आ ले चलूं तुझे तारों के शहर में। चिंटी जी कह रहे जी तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाओ, अभी अब तारों के शहर में ही चलेंगे, अब कहीं और लेके चलो। अब मुझे बताओ यार, बेचारे चिंटू जी कहाँ घुमाए चिंटी जी को? पूरी पृथ्वी घुमा दी, पूरी पृथ्वी घुमा दी, वहां लेके चले गए, बिल्कुल आसमान में लेके चले गए, बचा क्या है? अब भैया चिंटू जी के पास एक ही ऑप्शन है। उन्होंने लिया फावड़ा और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अब वो लेके जाएंगे चिंटी जी को गड्ढा खोद के जमीन के अंदर। ऐसा ना हो कि वहीं छोड़ के खुद ऊपर आके मिट्टी डाल दें। वो तो वो जाने भाई, मैं तो केवल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि वो जमीन खोद के नीचे जाएंगे। देखिए, पीछे हमने जो परिवर्तन पढ़े थे ना, वो सतह पर नीचे आने पर थे, लेकिन अभी हम सतह में अंदर जा रहे हैं। सतह में अंदर जा रहे हैं यानी गड्ढा खोद के अंदर जा रहे हैं। तो गड्ढा खोद के अंदर जाने पर फिर से चिंटी जी ने कहा ए जी चिंटू जी, हमारा वजन तो फिरते घटो घटो से महसूस है रहा में। क्या जी को मान फिरते घट रहा हो? तुम्हारे भैया ने बताई हो, धर्मेंद्र भैया ने? उन्होंने कही हाँ बिल्कुल बताई कि अगर तुम गड्ढा खोद के नीचे जाओगी तो जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा, यानी कि तुम्हारा वजन भी घटेगा। फिर वही चिंटी जी का अगला सवाल, तो जीरो कहाँ हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आप सेंटर पे पहुंच जाओ, अगर आप केंद्र पर पहुंच जाओ, सेंटर पर पहुंच जाओ, तो जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और तुम्हारा वजन भी क्या हो जाएगा? 0। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आप पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाते हैं या पृथ्वी की सतह में अंदर जाते हैं, जी का मान घटता है, यानी कि आपका भार जो है वो घटता है, वेट जो है वो घटता है। अब फिर सुनो, यहां से कंफ्यूजिंग सवाल क्या बन सकता है? एक सवाल देता है एग्जामिनर, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल सवाल, कि अगर आप पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, तो बताइए नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? एक बच्चा सोचेगा भैया ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा तो नीचे आने पर बढ़ना चाहिए। नहीं भैया, ऊपर जाने पर भी नीचे बढ़ता है और पृथ्वी में अंदर आने पर भी घटता है। ठीक है, चलिए, तो आप लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी के मान में चेंजेस। इंग्लिश वाले मान की जगह वैल्यू लिख सकते हैं, जी की वैल्यू में चेंजेस। तो देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं, बस हमें दो ही जगह देखना है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट बना लो, ऊंड पर जाने पर, यानी कि ऑन गोइंग अबव, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजेज। अच्छा, अनंत ऊंचाई पर, उल्टा लिख दिया ना मैंने ऊपर, ये घटता है ना, जी का मान घटता है। यानी कि डिक्रीजेज। और अनंत ऊंचाई पर, इनफाइनाइट हाइट पर, ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब बी देख लो, सतह में नीचे जाने पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सतह पर नहीं, सतह में, सतह में नीचे जाने पर। तो सतह में नीचे जाने पर भी क्या होता है? ये घटता ही है। और अगर आप केंद्र पे चले जाएं, केंद्र पर, एट सेंटर, केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है?
0 हो जाता है, जी का मान 0 हो जाता है। और ये साथ के साथ याद रखिए कि जो जैसा फर्क तुम्हारे जी की वैल्यू में चलता है वैसा ही वेट के साथ चलता है। करिए एक बार फटाफट थम्स अप। जी भैया, यहां तक की तो पूरी कहानी हमें क्लियर है। चलिए चलिए, थैंक यू भाई हिमांशु, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, चलो यहां तक की कहानी समझ आ गई। तो दो तरीके से हमने जी की वैल्यू में चेंज देखे, एक देखा इक्वेटर और पोल पे, एक देखा ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे। अब देखो तीसरे तरीके से कैसे चेंजेस होते हैं। साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं कि अगर मान क्या लें, पृथ्वी किसी चाल से घूम रही है, जी बिल्कुल घूम रही है। अगर पृथ्वी की चाल घूमने की बढ़ जाए, मतलब अचानक से जिस चाल से पृथ्वी घूम रही है उससे ज्यादा हो जाए चाल, या जिस चाल से पृथ्वी घूम रही है उससे धीमी हो जाए, जितने से घूम रही है उतने से धीमी हो जाए, तो क्या जी के मान में परिवर्तन होंगे? तो भाई कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि अगर हो रहे हैं परिवर्तन तो पृथ्वी पर पूरी जगह पे भी हो रहे हैं, कुछ जगहों को छोड़कर। अब क्या मेरे लिए संभव है कि मैं हर देश में होने वाले परिवर्तनों को याद रखूं? जी नहीं। तो मैं कहाँ कहाँ याद रखता हूँ और एग्जामिनर कहाँ कहाँ पूछता है? वो पूछता है, अच्छा मैं इसलिए याद नहीं रखता हूँ कि मैं अपनी मेहनत बचा रहा हूँ, एग्जामिनर ही इतना सब पूछेगा, लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के पूछ लेगा कि बताओ कनाडा में बताओ, ऑस्ट्रेलिया में बताओ, जापान में बताओ, रशिया में बताओ, ऐसा नहीं है। वो बस ये पूछेगा कि ध्रुवों पर बता दो और विषुवत रेखा पर बता दो, और दोनों वजह से बता दो, घूमने तेज घूमने की वजह से बता दो, धीमे घूमने की वजह से बता दो। आओ इस बात को ट्रिक के साथ याद करेंगे। कैसे? आप हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण, यानी कि ड्यू टू चेंज इन द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, ड्यू टू चेंज इन रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण क्या चेंजेस होते हैं जी की वैल्यू में। आओ जरा देखें एक बार। तो घूर्णन गति में चेंज होने का मतलब या तो पृथ्वी तेज घूम सकती है भाई, या तो वो फास्ट घूम सकती है, और या तो वो स्लो घूम सकती है, यानी कि धीमा घूम सकती है। अब देखो चेंजेस हमें दो ही जगह ऑब्जर्व करने हैं, एक इक्वेटर पे करने हैं और एक विषुवत रेखा पर करने हैं। एक तो करने हैं इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर, और एक करने हैं ध्रुव पर यानी कि पोल्स पर। ठीक है, यहां पर दो जगह हमें चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। तो आप पाएंगे कि देखिए, याद रखना, ट्रिक से बता रहा हूं, पृथ्वी चाहे तेज घूमे, पृथ्वी चाहे धीमी घूमे, ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आप कहोगे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। चाहे तेज घूमे पृथ्वी, चाहे धीमी घूमे, जी के मान में ध्रुवों पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, विषुवत रेखा पर अगर पृथ्वी तेज घूमे तो उल्टा याद रखो, तेज घूमने पर विषुवत रेखा पर मान घटता है, तेज घूमने पर मान क्या होगा? घटेगा, यानी कि डिक्रीजेज। और धीमी घूमने पर ये क्या होगा? धीमी घूमने पर ये घटेगा, यानी कि ओ सॉरी, तेज घूमने पे घटेगा और धीमी घूमने पे ये बढ़ेगा। उल्टा याद रखो ना, धीमी घूमेगी तो बढ़ेगा।
यानी कि इंक्रीजेस। करिए एक बार थम्स अप जी, ये तो यहीं की यहीं याद हो गया। किस किस को यहीं की यहीं याद हो गया वो एक बार थम्स अप करो। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू अखिलेश बाबू, थैंक यू, बहुत अच्छा समझ आ रहा है आपको, थैंक यू। आदित्य बहुत बहुत सारा थैंक यू भाई। ओके। चलिए जी। वो कह रहा है जी मैं दूध लेने चला गया था, दोबारा बता दो। अब भैया तुम दूध लेने चले जाओ, कोई वॉशरूम चला जाए, कोई चाय पीने चला जाए, कोई पान लेने चला जाए, कोई खैनी लेने चला जाए अब सब आके अगर दोबारा पूछेंगे तो मालिक मैं कहाँ तक बताता रहूंगा। अब तुम दोबारा क्लास को देख लेना यार, अब ये तो पीछे नहीं होगी, लाइव क्लास तो पीछे नहीं होती है। जब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाएगी तब देख लेना। अब यार कोई अब खैनी खा के आएगा, वो कहेगा जी मैं खैनी लगा के आया हूँ, दोबारा बता दो, ऐसे कैसे संभव है। चलिए भाई, तो ये हो गए आपके तीन तरीके से परिवर्तन। अब देखो एक चौथा तरीका है परिवर्तनों का, और वो क्या है। चलो भाई ठीक है। तो देखिए ये जो सारे चेंजेस हैं ये हमने पृथ्वी पर ही देख लिए और सभी तरीके से देख लिए। भाई पृथ्वी की सतह पर इधर उधर होकर देख लिए, ऊपर नीचे जाकर देख लिए, तेज और धीमे घूमने की वजह से देख लिए। अब एक बच्चा क्या कहता है जी, एक बात बताओ, ये तो चलो तुमने पृथ्वी पे सारे बता दिए, अगर मैं पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पर चला जाऊं, अब ग्रह तो बहुत सारे हैं। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि हर ग्रह पे भेज के तुम्हें सवाल बनाएगा, वो बस चंद्रमा के लिए सवाल बनाता है। तो वो बच्चा कह रहा है जी मैं पृथ्वी से चंद्रमा पे जा रहा हूं, अब बताओ जी के मान में क्या परिवर्तन होंगे। तो मैं कह रहा हूं अगला परिवर्तन जो हम देखेंगे, तो आप लिखोगे कि चंद्रमा पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पर, चंद्रमा की सतह पर जी के मान में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो मालिक आप देखो, मान लो हो अभी पृथ्वी पर, कहां पर हैं आप, पृथ्वी पर, और मान लो आप यहां हो, या कोई वस्तु है जो कि यहाँ है, और ये वस्तु महसूस करती है जी का मान, मान लो जी करती है, और हम इसे उठा के ले गए चंद्रमा पे। ये है हमारे चंदा मामा दूर के। तो एक वस्तु को अगर आप उठाकर चंद्रमा पर ले जाओगे, तो चंद्रमा पर जाकर इसका जो मान है वो हो जाएगा भैया जी/6। जी का मान, अबे जीरो, जीरो जीरो जीरो, जहां देखे जीरो छाप दो, जो मन करे जीरो छाप दो, भैया नहीं। जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 हो जाएगा। 1/6। अब तुम कहोगे कहाँ का 6, 9.8 का या 10 का। भाई 10 यहाँ ध्रुवों पे जाओगे तो 10 का, तुम विषुवत रेखा से विषुवत रेखा पर जा रहे हो तो 6 वो हो जाएगा 9.8 का। अब कोई कहेगा जी मुझे तो यहाँ से यहाँ जाना है, अरे तो भाई यहाँ 9.8 होता है ना, उसका 1/6, हालांकि 9.8 और 10 का नहीं करवाता, वो बस यही कहता है जी का जी/6 हो जाएगा, जी का जी/6 हो जाएगा बस, वो इतनी सी बात कहेगा आपसे। तो आप कहोगे कि भैया जी चंद्रमा पर जाने पर जी के मान में जो परिवर्तन होता है वो ये है कि अगर हम जी की वैल्यू चंद्रमा पर देखते हैं, तो ये जी की वैल्यू पृथ्वी की तुलना में 1/6 होती है, और जो परिवर्तन जी के साथ है वही आपके भार के साथ है। तो आपका जो भार है, जो वेट है, ये भी चंद्रमा पर जो वेट होगा वो आपका पृथ्वी पर वेट का 1/6 हो जाएगा। ठीक है। एक बड़ी बात, क्या द्रव्यमान बदलता है?
क्या द्रव्यमान बदलेगा? देखिए, पहली बात तो आपको ये फर्क नहीं समझ में आता होगा कि द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, द्रव्यमान और भार में फर्क समझ लेते हैं, और फिर आप मुझे बता देना कि अगर भार बदल रहा है तो क्या द्रव्यमान बदलेगा। अच्छा, भार के लिए तो दिमाग नहीं लगाना। अगर जी बदल रहा है, जैसे बदल रहा है वैसे ही भार बदलेगा। क्यों बदलेगा वो भी अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, इसको यहीं होल्ड करते हैं द्रव्यमान वाले पॉइंट को, और अगले पेज पर मैं आपको बताता हूं कि क्या फर्क होता है द्रव्यमान में और भार में। तो लिखेंगे आप एक तरफ द्रव्यमान यानी कि मास, और एक तरफ लिख लेते हैं भार। वेट। देखिए, क्या फर्क होता है द्रव्यमान में और भार में। द्रव्यमान क्या है, पहले इस बात को समझिए। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन किससे मिलकर बना है। अगर तुम बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाओ, अच्छा पहले कहोगे तुम प्लास्टिक से बना है, मैं कहूँ प्लास्टिक किससे मिलकर बनी है, तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर अगर आप जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है, और दुनिया की कोई भी चीज उन्हीं से मिलकर बनती है। ये बात आप केमिस्ट्री में सीख लोगे। इसमें कुछ निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसकी बनावट के हिसाब से। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। मुझे नहीं पता इतने होंगे, मैं बस आपको जस्ट कह रहा हूं कि हाँ इतने हो सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, याद नहीं रखना हमें, 1.6 गुणा 10⁻27। या केमिस्ट्री में तुम याद रखोगे, यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग इतना ही होता है, 1.6 गुणा 10⁻27। अब 10 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, सबका मिलाकर कुछ द्रव्यमान आ जाएगा। भाई एक का कुछ है तो 10 का कुछ होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉनों का मिलाकर कुछ द्रव्यमान आ जाएगा किलोग्राम में। तो बस वही इसका अपना द्रव्यमान है, वही इसका इसमें मास है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि वस्तु में उपस्थित द्रव्य का मान। मान लीजिए द्रव्य क्या होता है, देखिए आप द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होना। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, और द्रव का मतलब होता है केवल लिक्विड। तो द्रव्य अगर हम कह रहे हैं तो हम तो जनरली किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें उपस्थित द्रव्य के मान को हम द्रव्यमान कहते हैं। इसमें उपस्थित द्रव्य के मान को हम द्रव्यमान कहते हैं। आई बात समझ में? क्या मुझे बताओ, अगर मैं इसे उठा के चंद्रमा पर ले जाऊं तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बदल सकती है क्या? यस और नो बताइए। तब तक मैं देखूं पीछे कोई गड़बड़ है क्या। कहाँ लिखा है दोनों जगह घटेगा, बताओ कहाँ, कौन सी आंखों से देखते हो। यहां मैंने लिखा है तेज घूमने पे घटेगा और धीमी घूमने पे बढ़ेगा। यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। बाकी जहां घटेगा तो वहां दोनों ही जगह घटेगा भाई। सुन क्या रहे थे फिर तुम, यहाँ भी घटेगा यहाँ भी घटेगा, यहाँ दोनों जगह ही घटता है। क्या सुन रहे थे यार फिर तुम इतनी देर से, जो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। तो बताइए, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का मान, और ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आप कहेंगे द्रव्यमान क्या है, कि वस्तु में उपस्थित, वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। ठीक, इसको किस में मापते हो? अच्छा पहले यही लिख लो कि इसका मान स्थान के साथ तो नहीं बदलता। इसका मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता। विद प्लेस, विद प्लेस इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस। स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा किलोग्राम।
किलोग्राम है भैया जी इसका मात्रक। ठीक है, इसको केजी से भी दिखाते हैं। और मजे की बात है, जब इसका मान जगहों के साथ बदल ही नहीं रहा तो ये दिशा पर निर्भर ही नहीं करता है। और जब दिशा पर निर्भर नहीं करता है तो ये कैसी राशि हुई? ये एक अदिश राशि हुई, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक, अब चलो आ जाते हैं भार पर, कि भार क्या बवाल है। देखिए भैया सुनो, आप बात ऐसी है, भार के बारे में सुनिए। मुझे बताओ कि क्या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? अब तक तो आपको फील आने लग गया होगा। तो मैं अगर सही हूं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि वो ग्रह किसी वस्तु को कितनी ताकत से खींच रहा है, बस ये उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण ही वस्तु को नीचे खींचता है। और ऐसा नहीं है कि अगर पृथ्वी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से खींच रही है तो चंद्रमा भी 10 मीटर पर सेकंड से खींचेगा इसको। चंद्रमा हल्का है, उसका गुरुत्वीय त्वरण कमजोर है, वो कम खींचेगा। तो किसी भी ग्रह के द्वारा लगाया गया खिंचाव ही गुरुत्वीय त्वरण होता है। और यह खिंचाव ही हर जगह सेम नहीं होता, ये अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होगा। इसी चीज को बस हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं, कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो खिंचाव महसूस हो रहा है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का वेट कहते हैं, वजन कहते हैं। और ये एक तरह का बल है। वजन जो है एक तरह का फोर्स है, बल है, जो ग्रह लगा रहा है वस्तु को नीचे खींचने में। आई बात समझ में? भार क्या होता है? भार क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ खिंचाव, या इसको हम बल भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसे कर सकते हो, फोर्स, बेसिकली बस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर ये बल है, देखो इसका सूत्र क्या होता है, भार को हम W से दिखाते हैं। तो W बराबर होता है उस वस्तु का द्रव्यमान और उसमें G की गुणा कर दो। वस्तु के द्रव्यमान में G की गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा भार। तो इसका मात्रक क्या होगा? अगर ये एक तरह का बल है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन होनी चाहिए। ठीक है और भार, वजन, बल हमेशा एक सदिश राशि होगा। अब क्या ये कहने की बात है कि इसका मान स्थान बदलने पे बदलेगा? भैया इसका मान जी पर डिपेंड करता है। जी का मान तो घटता भी है, बढ़ता भी है, जीरो भी होता है। तो जब जी का मान बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जी का मान घटेगा ये घटेगा। जब जी का मान जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। बोलो क्लियर? तो आप कहेंगे कि इसका मान बदलता है, इसका मान जी के साथ बदलता है। जैसे जैसे जी का मान बदलेगा वैसे वैसे ही इसका मान भी बदलेगा। तो क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। यानी कि अगर द्रव्यमान मास जितना चंद्रमा पर रहेगा उतना ही द्रव्यमान कहाँ रहेगा? पृथ्वी पर भी रहेगा। वही द्रव्यमान कहाँ होगा? पृथ्वी पर। तो सवाल ऐसे भी आता है कि एक वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जा रहे हैं या पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो जी का मान ए ऑप्शन होगा 1/6। बच्चा गलत कराएगा। नहीं भैया, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। मतलब कभी नहीं का मतलब जगह बदलने के साथ। अब तुम कहने लगो जी मैंने तो इस पेन को आधा काट दिया, तब तो बदलेगा ही द्रव्यमान। मैं कहता हूं जगह बदलने के साथ, मतलब जी के बदलने के साथ द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारे तरीके से हमने जी के मान में चेंजेस देख लिए। एक बहुत बड़ा डाउट आपका द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है उसको कवर कर लिया। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अब हम इस क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे और कल थोड़ा सा हम ग्रहों उपग्रहों के बारे में बात करेंगे, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। एक बहुत शानदार चैप्टर आप देख रहे होंगे। अगर मान लो आपने आज तक जितना भी पढ़ा होगा वो सब इसमें शामिल हो गया, और उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपने आज पढ़ी हैं, सीखी हैं। मतलब आप ये सोचते हो कि यार वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ लेते थे कि न कहाँ 9.8 कहाँ 10, और यही आपको बहुत बार मिल गए होंगे। तो हमने तो और बहुत गहरी चीज़ें देखी हैं जिन्हें आप शायद छोड़ के आए हों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एग्जामिनर को हो कि यहाँ से एक सवाल बनाना है ना, तो एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा सवाल दूं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओनली 2 डेज की हॉलीडेज, क्या करना है? मतलब कोई बिल्कुल, मैंने फिर वही कहा, कैसे 10 दिन की छुट्टी चाहिए जो पूरा क्या चाहते हो कि पूरे गांव को रंग दूं, 10 दिन तक होली खेलूं? 2 ही दिन की होली है यार, 2 ही दिन की छुट्टी बहुत होती है भाई।
क्या करना है उससे ज़्यादा छुट्टियों को? छुट्टी लेकर हमें ज़्यादा फायदा है, रेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ बात रेस्ट की थोड़ी है, हमें तो अपने काम में इंटरेस्ट आता है। अगर हम तो 2 दिन भी, मान लो ऐसा है कि 2 दिन तक छुट्टियाँ ठीक है, कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन उसके बाद वो बोझ बनना शुरू हो जाती हैं। आपको भी बननी चाहिए वैसे ही। 2 दिन बहुत होते हैं भाई छुट्टी के लिए। चलिए, थैंक यू आप सभी के, बहुत बहुत सारे अच्छे कमेंट्स होते हैं पढ़ाने के तरीकों को लेकर, समझने के तरीकों को लेकर। शायद ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, तैयारी की शुरुआत में विज्ञान को कहीं ना कहीं से रटते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि रटने से चंद क्वेश्चन आप कवर कर पाते हैं और वो भी भूल जाते हैं। अगर आप समझोगे तभी आप पूरा कवर भी करोगे और सारे क्वेश्चंस करके आने की क्षमता रखोगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।